हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चों, यहाँ पे हम आ चुके हैं पार्ट 2 लेके कंप्लीट 12th के रिवीजन का। अगर आप लोगों ने सैटरडे का सेशन देखा हो तो वहाँ पे हमने पार्ट 1 बेसिकली जो लास्ट चैप्टर था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट कर लिया था और स्टार्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैट से किया था। और अभी इस सेशन में हम रे ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे और कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, फिर एटम्स, फिर न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और उनसे रिलेटेड जो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं और जो सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक सेशन देखना। एक और रिकमेंडेशन, जितने भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। क्लास 12th के पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया गया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जाके देखिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, CYOT फीचर जिससे आप खुद का एक टेस्ट बना सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, वो लाइव है एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज जाइए, टेस्ट दीजिए और अपने एनालिसिस को बनाइए, कैसा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर, जहां भी आपको लगे आप प्लीज जाके टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट भी लाइव हो चुके हैं नीट के। तो इस दौरान इतने दिनों में जो 5 मई 2024 के पेपर के लिए रेडी हो रहे हैं उनके लिए तो यार आपको नीट का मॉक पेपर देना ही चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और वहाँ पे अपनी रैंक भी पता कर रहे हैं किस हिसाब से आ रही है। और बहुत ही ज़्यादा एप्ट है वो टेस्ट, जो कि एग्जैक्टली अपडेटेड सिलेबस और नीट जिस हिसाब के सवाल पूछेगा, जेईई मेन के दोनों सेशंस के सिलेबस अपडेट होने के बाद जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उनको मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। तो रिक्वेस्ट यही है, आप प्लीज़ जाके देखिए और अपना स्कोर, परफॉर्मेंस सब देखिए। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इस सेशन के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एंड हुआ था और अब हम कहानी शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स से। तो रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान सकते हैं अराउंड 3 से 4 सवाल आप इस बकेट में देख सकते हैं, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों रहेंगे। जेईई की अगर मैं बात करूं, जेईई मेंस 2024 के दोनों सेशन, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट की बात की जाए तो जैन अटेम्प्ट में ऑप्टिक्स से उतने सवाल नहीं आए थे, बट हाँ वापस अप्रैल अटेम्प्ट में काफ़ी सारे सवाल देखे गए जो कि रे ऑप्टिक्स से थे। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो नीट का जो एग्जाम है वो तो एक ही बार होना है। ये जनवरी और अप्रैल के सेशंस जेईई मेन में, इनमें तो सीन ये रहता है कि यार बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो बहुत सारे पेपर्स में और क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे उन 50 सवालों में आप ये मान के चलो कि हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज तो देंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि इस साल कम दिया नहीं दिया, बट हाँ जिस हिसाब का ट्रेंड चलता आ रहा है तो रे ऑप्टिक्स से आप 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12 नंबर आपके हो सकते हैं। अब कहाँ से आते हैं, तो देखो रे ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको समझना रहता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर समझना रहता है, फिर उसके बाद बात होती है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, TIR का इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आप और इसमें इफेक्ट देखोगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस देखोगे। उसके बाद फिर आप लेंसेज की बात करोगे, लेंसेज के लिए आप लेंस मेकर फॉर्मूला देखोगे, फिर लेंस के साथ जो भी सारी चीज़ें हैं कट करोगे, किस हिसाब से फोकल लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या होती है। देन आगे बढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन में ही आगे जाके देखते हैं प्रिज्म के केसेस में कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होती है, और यहाँ तक आपकी सारी मैक्सिमम बातें हो जाती हैं। फिर रह जाता है बस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फटाफट इसको शुरू करते हैं। क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन का है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आ चुके हैं बेटा, पुराने सालों का हिसाब लगाओगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स पे आए हैं, इसलिए सबको देखना। सबसे पहले अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर का सिंपल जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो ये होता है सर, देखो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब एक प्लेन में लाई करेंगी। अब जब मैं प्लेन मिरर में इमेज बताऊंगा तो उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली तो आ जाती है कि सर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, राइट। डिविएशन की अगर बात की जाए तो देखो इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है, उसे सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जा रही है। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसे सीधा इधर जाना चाहिए था और यहाँ से इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसकी वैल्यू होती है, क्योंकि ये आई है और ये भी आई हो जाता है, तो आई और आई हो जाता है, तो यानी पाई टोटल पाई माइनस 2i, ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन रहता है। इसको आपको पता होना चाहिए। ओके, देन आगे बात करूं इमेज जो फॉर्म होती है 2 मिरर्स के थ्रू, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं अगर 2 मिरर यहाँ पे रखे हुए हैं और इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज ये है, अगर थीटा 360/थीटा की वैल्यू अगर इवन आएगी तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस है ना, जो भी आपने वैल्यू निकाली 360/थीटा -1 कर देना। ये m जो आप देख रहे हैं, m बेसिकली आपका 360/थीटा की वैल्यू है। तो अगर
टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अगर 360 बाय थीटा इवन आती है तो m-1 हो जाएगा। उसके बाद अगर 360 बाय थीटा ऑड आता है तो यहां पे दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो m-1 हो जाएगी अगर इस सिनेरियो में एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा मतलब कोई सिमेट्री नहीं है और ऑड है, तब फिर नंबर ऑफ इमेजेस जो भी m की वैल्यू आती है वो होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा मान लो कि आपका जो एंगल है 360 बाय थीटा वो ऑड वैल्यू आ रही है। ऑड वैल्यू क्या ले लेंगे सर? ऑड वैल्यू ले लेते हैं हम 45। ऑड वैल्यू हम ले लेते हैं 45। ठीक है, 360 बाय थीटा हमने 45, एक मिनट रुको, नहीं हम यहाँ पे लेंगे 94, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 लेंगे 5, 72 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ठीक है, कितना एंगल ले लेते हैं हम 72 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। क्लियर? देखो हमने ये माना दो मिरर हैं और इन दोनों मिरर के बीच में 72 डिग्री का एंगल है। अब अगर 72 डिग्री का एंगल है तो यहां पे आप 360 बाय 72 करोगे, देखो यहां पे आंसर कितना आ रहा है 72 इंटू 5, यहां पे ऑड आ जाएगी। 360 बाय थीटा करोगे 72 करोगे आंसर 5 आएगा। अब 5 क्या है? 5 यहां पे आप देख सकते हैं ऑड है। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैंने इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा यहां पे इधर रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5-1 4 बनेगी। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर इधर रख दिया या इधर रख दिया, एंगल बाइसेक्टर अगर कहीं पे भी रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? जो 360 बाय थीटा की वैल्यू है उतनी, जो 360 बाय थीटा की वैल्यू है उतनी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस उस समय 360 बाय थीटा के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप दिस इज करेक्ट एंड ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। देन आगे बढ़ते हैं हम, और ये कॉन्सेप्ट जो है हाइट ऑफ, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए। तो देखो यार, अगर एक आदमी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो होनी चाहिए ताकि वो खुद को पूरा का पूरा देख सके, दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 2। मतलब अगर हाइट ऑब्जेक्ट की 8 मीटर है तो मिरर 4 मीटर का होना चाहिए। जो भी हाइट ऑफ द मिरर होनी चाहिए वो हाइट ऑफ द पर्सन बाय 2 के बराबर होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर रोटेशन ऑफ मिरर की बात करते हैं अगर। अब रोटेशन ऑफ मिरर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि यार देखो आपके पास मिरर ये रहा और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, और इस मिरर को अगर मैंने रोटेट कर दिया तो इस मिरर को रोटेट करूंगा तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी सर? देखो सबसे पहले तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई था, मान लो थीटा से रोटेट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बढ़ जाएगा। नॉर्मल जो होगा, मतलब इंसिडेंट रे तो एज इट इज रहेगी, नॉर्मल यहाँ पे थीटा सरकेगी, लेकिन जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे बन रही थी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन रही थी, अगर आपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है, मिरर को आपने थीटा से रोटेट कर दिया है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, इफ प्लेन मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से होती है, इंसिडेंट रे तो एज इट इज रहती है। ओके, चलो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। अब स्फेरिकल मिरर पे चलते हैं। प्लेन मिरर में हमें यही सब चीजें जाननी थी। ओके, अब स्फेरिकल मिरर पे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर में सिंपल सी पहली चीज तो सर देखो मिरर फॉर्मूला ये रहा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। दूसरा मैग्निफिकेशन जो होता है कितना होता है सर? मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v बाई यू। अच्छा, इसमें आपको यार एक चीजें कुछ पता होनी चाहिए जो कि है स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स। स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स की अगर मैं बात करूंगा तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन सी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखने के कहाँ कहाँ पे इमेजेस बनती हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। दैट इज अनअवॉइडेबल, आपको पता होना चाहिए। फोकल लेंथ इसमें नियरली आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, यानी जहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है उसके आधी डिस्टेंस पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अब रिफ्रैक्शन की। ठीक है, रिफ्रैक्शन की यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया, आपको सारे यार इमेज डायग्राम्स याद होने चाहिए, इमेज रे डायग्राम्स जो होने चाहिए वो याद होने चाहिए सबके, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के आपको इमेज डायग्राम्स याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे यार कई बार ऐसा दिया जाएगा। और ये नेचर भी पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि सवाल यही आता है। वर्चुअल इमेज आप खुद से देख सकते हो, रियल इमेज आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वर्चुअल देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं अपनी खुद की इमेज को देख रहा हूं जो कि दोगुनी है, और साइज का वैल्यू दे देंगे वो 2 टाइम्स है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं खुद से देख रहा हूं यानी कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा लोगे आप? मैग्निफिकेशन +2 ले लोगे अगर दोगुनी है तो। अगर बोल रहा है मैं खुद की इमेज देख रहा हूं जो कि मेरे से छोटी है तो फिर मैग्निफिकेशन +1/2 लोगे, क्योंकि आप इरेक्ट और वर्चुअल इमेजेस को ही देख पाओगे। इरेक्ट को तो नहीं, वर्चुअल इमेज को देख पाते हो, और इरेक्ट इमेज तब बनेगी अगर रियल ऑब्जेक्ट मेरा है तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये पता होना चाहिए कौन कौन सी पोजीशन पे होता है यार, ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी पोजीशन पे होता है। कि कॉनकेव में, कॉनकेव का सबसे ज्यादातर जो पूछे जाने वाला केस यही होता है जब तुम फोकस और
पोल ऑफ द मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख देते हो, जब कभी भी तुम फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दोगे और वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिकली एक एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बन जाती है, एनलार्ज वर्चुअल इमेज बन जाती है। इधर से इधर जाता है, ये इधर से इधर जाता है, दोनों ऐसे पीछे की तरफ मिलते हैं, यहां बनती है एक वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज। अब इस इमेज के साथ सीन ये है कि आप इसे देख सकते हैं खुद की आंखों से, आप इसको खुद की आंखों से देख सकते हैं और इसी से रिलेटेड केसेस आते हैं। तो कॉनकेव मिरर की ये वाली पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस पोजीशन पे एक डेंटिस्ट मिरर की तरह भी यूज होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यार कहानी चालू होगी आपका स्नेल्स लॉ से, कि स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ सिंपल बोलता है जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल कर रही है वहां पे जो भी उसका न्यू इनटू साइन ऑफ दैट एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब यहां पे अगर मान लो ये मीडियम न्यू 1 है या न्यू आई है, तो न्यू आई इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू ये मीडियम साइन आर हो गया, म्यू आर हो गया, न्यू आर इंटू साइन आर। न्यू आई इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू न्यू आर इंटू साइन आर। न्यू 1 न्यू 2 है तो न्यू 1 इंटू साइन 1 आई विल बी इक्वल टू न्यू 2 इंटू साइन आर। इस तरीके से स्नेल्स लॉ रिलेटेड है। ओके ठीक है सर। ओके अब बात करें अगर डिविएशन की, तो ये जो स्नेल्स लॉ है ना, इसी से चीज निकल के आती है कि लाइट कभी भी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल सरक जाती है, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल सरक जाएगी। और जब कभी भी डेंसर टू रेयर जाती है तभी TIR होने की संभावना होती है। किसकी संभावना होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की संभावना होती है। अब यहां पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्शन में होता है अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट का। तो एक बात हमेशा याद रखो, कि मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, राइट? ठीक है। अगर ये डेंसर मीडियम है तो ऑब्जेक्ट यहां पे जहां पे भी होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को बाहर वाली दुनिया या बाहर जो लोग हैं वो इस ऑब्जेक्ट की हमेशा जो डेप्थ है उससे छोटी डेप्थ देखेंगे, यहां तक देखेंगे। ये इसकी अपरेंट डेप्थ हो जाएगी, ये इसकी अपरेंट डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। और इसकी रियल डेप्थ क्या है? रियल डेप्थ तो आप देख ही सकते हैं, ये रही, ये रियल डेप्थ है। क्लियर है? ये तब सिनेरियो है जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम में, यहां उसकी इमेज बन रही है। अब इसकी ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? अगर रियल डेप्थ मेरी d है, रियल डेप्थ मेरी d है तो ये d बाय न्यू हो जाएगा, ठीक। ओके सर, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, रेयरर में है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसकी जो हाइट होगी, ये इसकी रियल हाइट है, ये क्या है? इसकी रियल हाइट है, तो इसकी जो हाइट होगी वो ऊंची हो जाएगी, मतलब यहां दिखेगी। तो इसकी एपरेंट हाइट ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी एपरेंट हाइट। अब एपरेंट हाइट आप देख सकते हैं रियल हाइट से ऊंची आएगी, मतलब यहां पे कोई भी देखने वाला बंदा होगा, एक मछली है वो एक पंछी को, एक किसी पक्षी को देख रही है, ईगल को देख रही है, खाने आ रहा है उसको, तो उसकी हाइट उसे ऊंची दिखेगी। तो इसमें एपरेंट हाइट हो जाता है न्यू टाइम्स कैपिटल H के बराबर। यहां पे होता है d बाय न्यू के बराबर, यहां पे होता है न्यू टाइम्स कैपिटल H के बराबर, न्यू टाइम्स कैपिटल H के बराबर। आई होप आप सभी को ये चीज समझ आ रही है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जर्वर रेयरर में हो या डेंसर में, ऑब्जर्वर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट यहां तो ऑब्जर्वर यहां होगा, और ऑब्जेक्ट यहां तो ऑब्जर्वर यहां होगा, ये इसकी इमेज है, ठीक है। तो ये प्लीज ये कॉन्सेप्ट याद रखना। देन बात की जाए अगर एक लेंस के लिए, तो लेंस में एक फंडा होता है शिफ्ट ऑफ द इमेज का, शिफ्ट ऑफ द इमेज का। अब शिफ्ट ऑफ द इमेज क्या होती है? शिफ्ट ऑफ द इमेज सिंपल सी ये बोलती है कि अगर मान लो एक ग्लास लैब है, एक ग्लास लैब है और ग्लास लैब में ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास लैब, वो बेसिकली बन जाती है यहां पे, ये हो जाती है इमेज। और ये जो शिफ्ट होता है ना, ये शिफ्ट होता है t इंटू 1 माइनस 1 बाय न्यू के बराबर, ये होता है शिफ्ट इन द इमेज, ये होता है नॉर्मल शिफ्ट इन द इमेज। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ये नॉर्मल शिफ्ट इन द इमेज होता है, और एक लेटरल शिफ्ट भी होता है इमेज में। लेटरल शिफ्ट ये होता है कि लाइट रे ऐसे जा रही थी, लाइट रे ऐसे जा रही थी और वो इधर शिफ्ट हो गई, तो लेटरल शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। हमेशा ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ जाएगा अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है तो, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें हम लोगों को समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो बहुत सारे लेंसेज रखे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताओगे? सिंपल सी चीज है सर, H इफेक्टिव अपॉन H डैश इफेक्टिव, मतलब फाइनल जो आपकी हाइट है डिवाइडेड बाय जो मेरे को हाइट दिख रही है, या जहां पे भी मेरे को फाइनल इमेज दिख रही है, ठीक है, जहां पे मेरे को फाइनल इमेज दिख रही है, तो फॉर्मूला है h1 प्लस h2 प्लस h3 डिवाइडेड बाय h1 बाय म्यू1, h2 बाय म्यू2, h3 बाय म्यू3। इस तरीके से आपका न्यू इफेक्टिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? न्यू इफेक्टिव आ जाएगा। लेटरल शिफ्ट जैसा मैंने बताया उसका फॉर्मुलेशन देखो ये है, इसको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं, हाँ बट लेकिन समझ लो कि ग्लास लैब में इस तरीके का लेटरल शिफ्ट होता है, ओके।
अब बात करते हैं TIR की, किसकी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे रिलेटेड काफी सवाल आते हैं। तो TIR का सिंपल कहना यह है कि जब कभी भी सर आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाओगे, डेंसर टू रेयरर जाओगे, तो होगा क्या कि आप टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगे, यहां जा रहे हो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहां जा रहे हो। तो एक ऐसा एंगल आता है जब इतना अवे हो जाते हो आप नॉर्मल से कि आप जनरली सरफेस को ग्रेस करके जाते हो। अब इसके बाद क्या होता है, इस एंगल के बाद किसी भी एंगल पे आप फॉल करोगे तो वो पूरी की पूरी लाइट में TIR हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो एंगल होता है इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल का मतलब यह है कि इस एंगल से अगर ज्यादा रहेगा तो TIR हो जाएगा, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, और इससे कम रहेगा तो लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। और इस साइन IC की जो वैल्यू होती है 1/ν के बराबर। कितनी? 1/ν के बराबर, 1/ν के बराबर। इसका एक बहुत स्टैंडर्ड सा केस बनता है कि यहाँ पे सर एक बल्ब रख देते हैं और बल्ब से लाइट रे चारों दिशाओं में जा रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद लाइट रे बाहर जा ही नहीं पा रही है। इस पॉइंट के बाद लाइट रे बाहर जा नहीं पा रही। क्यों नहीं जा पा रही सर? अरे क्योंकि ये पॉइंट जिस एंगल पे फॉल कर रहा है वो θc है या क्रिटिकल एंगल है। तो इसके बाद लाइट रे जहां पे भी गिर रही है वो पूरी की पूरी TIR हो जा रही है, तो बाहर जा ही नहीं पा रही। इसलिए बाहर से देखने वाले आदमी को ये एक बल्ब जो है ये पूरा एक ऐसे एरिया में दिखता है, ओके। अब ये जो एरिया है जिसका रेडियस r है वो हाइट h के साथ कैसे रिलेटेड रहता है? फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, h = r √μ² - 1। ये फॉर्मूले के साथ ये h और ये r रिलेटेड रहते हैं। आपको कल को पूछ लिया जाए कि इसका टोटल एरिया बता दो, इस जो डिस्क बन रही है, तो एरिया हो जाएगा πr², यानी इसका स्क्वायर कर देना πr² μ² - 1। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये h हाइट और r के बीच में रिलेशन कितना है। दिस इज द फंडा ओवर हियर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस के बारे में। इससे हालांकि ज्यादा सवाल नहीं आते, बट इनके आए भी तो आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। μr/v - μi/u, ये μr/v है और ये μi/u है। ठीक है, इज इक्वल टू μr - μi/R। μr जिसमें ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2 वाला, μi हो जाएगा ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला मीडियम है, और ये आपकी इमेज पोजीशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगी, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है यार तुम सभी के साथ, देखो तुम साइन कन्वेंशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, तो हमेशा याद रखना इन रे ऑप्टिक्स में जो भी डायरेक्शन आपका लाइट रे का है ना, इंसिडेंट लाइट रे का है, जो भी डायरेक्शन आपका इंसिडेंट लाइट रे का है वो ही बेसिकली पॉजिटिव होता है। जो इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है वही आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, यही है बस पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, जो भी आपका लाइट रे का इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है वही आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। दैट्स इट, उसी को पॉजिटिव लोगे, उसके अलावा किसी को नहीं, बस उसी को पॉजिटिव लोगे, यही बस पॉजिटिव है। इंसिडेंट रे जहां जा रही होगी, मान लो इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है तो राइट वाला हो जाएगा, इंसिडेंट रे मान लो यहाँ आ रही है तो लेफ्ट वाला हो जाएगा, इंसिडेंट रे ऐसे ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे जा रही है नीचे वाला पॉजिटिव होगा। जो भी इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है वही पॉजिटिव होगा, उसी हिसाब से करना है। अब चढ़ते हैं आगे की तरफ और लेंसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेंस में सबसे पहले तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। भयंकर क्वेश्चन आते हैं इसमें। और दूसरा हो जाता है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसको फोकल लेंथ के टर्म्स में आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेंस में भी आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इन दोनों की मतलब बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉन्केव के इमेज पोजिशंस पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 2-3 लेंसेज के सिस्टम दे देंगे और वहाँ आपसे पूछा जाएगा बताइए फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। तो आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के दोनों के सिस्टम पता होने चाहिए। ओके, और मान लो कॉन्केव और कॉन्वेक्स के अलावा कोई और लेंस दे दिया जाए, एक प्लेनो कॉन्वेक्स दे दिया जाए, ठीक है, या फिर एक प्लेनो कॉन्केवो दे दिया जाए, या फिर एक कॉन्वेक्सो कॉन्केवो दे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको फोकल लेंथ, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/v - 1/u = 1/f। v और u तो बता देंगे, लेकिन फोकल लेंथ कैसे बताएंगे? तो फोकल लेंथ के लिए होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = ν2 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 जो पहला सरफेस इधर है जिस पे लाइट रे सबसे पहले गिरती है, पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बकायदा लेना सर, देखो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में। जैसे कि मान लेते हैं लाइट रे इधर जा रही है तो सर ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना हो जाएगा सर? इसका तो देखो r1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, कोई प्लेन है। इसकी बात करूंगा मैं r2 तो हो जाएगा -r। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस है कहाँ मिलेगा? इसको सर्कल बनाओगे तो देखो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये इसका सेंटर कहलाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ से इधर पीछे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट रे, इसीलिए मेरे को -r लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही है। जैसा कि यहाँ पे आप फोकस का पोजीशन देख सकते हैं। अब देखो कटिंग ऑफ लेंस में क्या होता है, कटिंग ऑफ लेंस में जब कभी भी एक लेंस को ऐसे बीच से भाग के काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोकल लेंथ में। इसमें बस एक चीज फर्क पड़ती है कि जो फाइनल इमेज बनती है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि कम नंबर ऑफ इमेजेस से आपकी फोकस जो आपकी इमेजें बन रही है, आधा लेंस है ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रे नहीं दे पाएगा, तो इससे फोकल लेंथ सेम रहती है, बस हाँ इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसकी अगर बात करें तो इंटेंसिटी एज इट इज रहती है, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ जो रहता है आपका 2f हो जाता है, डबल हो जाता है। फोकल लेंथ डबल होने का मतलब पावर आधा, इसका पावर आधा हो जाता है इसके कंपैरिजन में, इसका पावर आधा है एज कंपेयर टू दिस, आधा ही बचा ना लेंस, तो इसलिए फोकल लेंथ डबल हो जाती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करें तो अगर सर देखो एकदम चिपका के रख दिया आपने, बहुत सारे लेंस चिपका के रख दिए, ठीक है, और सबकी फोकल लेंथ इसकी f1 है, इसकी f2 है, इसकी f3 है, इसकी f4 है, ठीक है, तो जो 1/f इक्वलेंट रहता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 एंड तक रहता है। और अगर मैं पावर की बात करूंगा तो पावर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट। अगर मान लो लेंस कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो ये फॉर्मूला लगता है 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, ठीक है, पावर में लगता है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। मान लो बहुत सारे लेंस रखे और लास्ट वाले सरफेस को आपने सिल्वर कर दिया, तो सिंपल यहाँ पे आपकी, क्योंकि लेंस है यहाँ पे देखो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो मान लो एक केस ऐसा देते हैं और आपको एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं 10-15 सेंटीमीटर दूर, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इस चीज को? आपको सिंपल सा ये एक मिरर की तरह यूज करना है, एक फॉर्मूला लगाओगे आप मिरर वाला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f वाला, और उसमें u की वैल्यू रखोगे और ये आपके लिए मिरर बन जाएगा। बात ये होती है कि इस मिरर के असर फोकल लेंथ क्या होगा, तो इस मिरर का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से, 2/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 प्लस 1/, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मतलब जिस सरफेस को मिरर किया उसका फोकल लेंथ, जो कि रेडियस बाय 2 हो जाएगा, और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आप निकाल सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से, तो 1/f इक्वलेंट मतलब जो पूरा मिरर है उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, और उसके बाद फिर बिंदास आप लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f से, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ दे दी उन्होंने r/2 न्यू, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये दे दिया, तो इसमें जो फोकल लेंथ आ रही है कितनी आ रही है, r/2 2 न्यू माइनस 1, ओके। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब पावर क्या होगी? पावर तो सर जो भी देखो फोकल लेंथ आ रही है उसको 1/f कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें एक और स्टैंडर्ड केस देखो, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज रख दिए, न्यू3, न्यू2, न्यू1, न्यू2, न्यू3, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी सर? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? तो यार देखो सिंपल सी चीज है, क्योंकि आपने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज कर दिया और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उसका फोकल लेंथ डिपेंड करता है, राइट। तो ये ऊपर वाले जो है न्यू3, ये तो एक इमेज बनाएंगे यहाँ पे i3। अब मुझे नहीं पता उनकी फोकल लेंथ की वैल्यू, पावर उनकी ज्यादा है या कम है, अगर कम होगी तो दूर बनाएंगे, ज्यादा पावर होगी तो फिर पास बनाएंगे। न्यू2 और न्यू2 यहाँ पे और न्यू2 यहाँ पे, ये दोनों इमेज बना लेंगे यहाँ पे, और न्यू1 बना लेगा यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे मेरे को जो समझना है वो ये समझना है कि जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस रहते हैं उतनी नंबर ऑफ इमेजेस रहती है। द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मटेरियल विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है। ये नहीं कि यार तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 5 है तो 5 इमेज, नहीं, ये वाला न्यू3 और ये वाला न्यू3 दोनों सेम है तो एक ही पोजीशन पे बनाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में सेम एज दैट ऑफ सराउंडिंग, सर सब तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाता है, तब तो कुछ कन्वर्जिंग हो ही नहीं पाएगा, जैसे ये वाला केस पैरेलल लाइट रे निकालेगा, खत्म बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग व्हेन इट इज ग्रेटर देन द लेंस, अगर, हाँ ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये सोचते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है और हमारा जो एक कॉन्केव लेंस है हमेशा डाइवर्जिंग होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से ज्यादा है, मतलब सराउंडिंग में ग्लास है, अंदर एयर का आपने लेंस बना दिया, तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखो लाइट रे को इधर फेंक दिया उसने, इधर फेंक दिया है, डाइवर्ज कर दिया, तो इस समय एक कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह काम कर रहा है? डाइवर्जिंग लेंस की तरह। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ये सही बोल रहा हूं कि यार एक बाय कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है? गलत, वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। क्या एक कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है? गलत, वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है। आपके सामने कब होते हैं? जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा हो।
आई होप लेंसेज सबको समझ में आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और प्रिज्म की बात करते हैं। तो प्रिज्म में यार देखो कुछ कुछ फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को समझ में आने चाहिए और याद भी होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल। I प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू डेल, जिसमें I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए हो जाता है प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसे रिफ्रैक्टिव एंगल भी बोलते हैं, और डेल हो जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन। मतलब कि लाइट रे ऐसे जा रही है, फिर इधर बेंड हुई, इधर बेंड हुई, तो लाइट रे को जाना सीधे चाहिए था, लेकिन वो अब जा ऐसे रही है, तो ये जो है ना डिस्टेंस, ये जो बेंडिंग हुई, इतना एंगल, ये लाइट रे इतना मूव हो गई, तो इसको डेल कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन बताता है। ओके, अब देखो मिनिमम डिविएशन क्या होता है। मिनिमम डिविएशन क्या होता है? तो मिनिमम डिविएशन का कॉन्सेप्ट सिंपल यहाँ पे ये आता है कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल के बीच में ग्राफ बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमारे जो डेल्टा की वैल्यू एक सबसे मिनिमम है, डेल्टा की वैल्यू सबसे मिनिमम है, और ये वो पॉइंट होता है जब आई की वैल्यू बेसिकली आपका ई के बराबर हो जाती है। ठीक है, आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? ई के बराबर। तो इसी पॉइंट पे मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन होता है, और उस पॉइंट पे आर की वैल्यू a/2 हो जाती है, आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है, और डेल्टा मिनिमम हो जाता है 2i माइनस ए। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है साइन ऑफ a प्लस डेल m/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2, साइन ऑफ a प्लस डेल m/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। अगर इसमें एक केस बनता है कि एंगल a बहुत छोटा है, अगर ये एक बहुत ही पतला प्रिज्म है, क्या है केस यहाँ पे ये बनता है कि इफ द प्रिज्म इज वेरी, इफ a इज स्मॉल, तो a अगर स्मॉल हो जाएगा तो जो न्यू की वैल्यू है साइन ऑफ a प्लस डेल m/2, इसको मैं डायरेक्टली a प्लस डेल m/2 लिख सकता हूँ, राइट। इसको डायरेक्टली मैं a प्लस डेल m/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, a प्लस डेल m/2 होल डिवाइडेड बाय a/2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो फाइनली मेरे पास जो डेल m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू ए। यह आ जाता है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। लेकिन ये गौर करना है तभी वैलिड है जब ए की वैल्यू स्पेसिफिकली दी हुई हो, बहुत छोटी हो, बहुत ज़्यादा छोटी हो, तभी ये वैलिड है, अन्यथा ये वैलिड नहीं है, अन्यथा ये वैलिड नहीं है बेटा, ये वैलिड नहीं है। ओके, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो बात करते हैं वो है एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या है? देखो प्रिज्म में आपको डिस्पर्जन का इफेक्ट बहुत क्लियरली दिखता है, और उसका रीज़न सिंपल सा है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं कॉचीज फॉर्मूला से रिलेटेड है। अब कॉचीज फॉर्मूला क्या बोलता है? कॉचीज फॉर्मूला क्या बोलता है? वो ये बोलता है सर देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है, इन्वर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है। और इस फॉर्मूले से क्या समझ में आता है? एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एंगल ऑफ डिविएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू लैम्डा। क्लियर कट बात, राइट। अब यहां से इन दोनों को रिलेट करेंगे तो सर ये समझ में आएगा एंगल ऑफ डिविएशन इज ऑल्सो इन्वर्सली रिलेटेड विद लैम्डा, राइट। तो मुझे तो पता है सर लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉलेट की सबसे कम होती है, तो एंगल ऑफ डिविएशन लाल में सबसे कम होगा और वॉलेट में सबसे ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर व्हाइट लाइट यहाँ डालोगे तो जो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन रहेगा वॉलेट का वो भयंकर हो जाएगा। वॉलेट देख रहे हैं आप, ऐसे इधर चली गई, यहाँ आपकी सीधी लाइन से इतना चली गई, लेकिन लाल कलर आप देखेंगे लाल कलर बहुत ही कम डिविएट हुई, वो इधर जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाती है, 7 कलर दिखने लगते हैं अलग अलग, क्योंकि उनकी अलग अलग स्प्लिटिंग होती है। दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है वो होता है ये वाला डिस्टेंस, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन ये हो जाता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन। और आप देख सकते हो वैल्यू कैसे निकल रही है इसकी, ये निकल रही है सर जो भी डेल्टा वी है माइनस डेल्टा आर, ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज योर थीटा। तो ये एंगुलर डिस्पर्जन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है। ओके, और उसकी जगह रख दोगे म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है सर। फिर डिस्पर्सिव पावर यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है ओमेगा, और वो बेसिकली बताता है थीटा जो एंगुलर डिस्पर्जन है डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन। मीन किसका डिविएशन? येलो कलर बीच में आता है, विबग्योर के बीच में कौन सा येलो है, तो येलो कलर का जो भी डिविएशन रहेगा थीटा डिवाइडेड बाय डेल मीन कर दोगे तो डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा, मतलब मीन की वैल्यू डेल बाय। तो यहाँ पे आप रखेंगे
तो फाइनली आपका म्यू वी माइनस वन ये आ जाता है, न्यू वी माइनस न्यू आर अपॉन न्यू ऑफ वाई माइनस वन। ओके, तो ये हिसाब किताब है भाई आपका किसका, प्रिज्म का। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं फटाफट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 देखने, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसका कोई औपचारिक मतलब कोई जुगाड़ दूसरा नहीं है कि एक माइक्रोस्कोप लेंगे, माइक्रोस्कोप में नॉर्मली एक सिंगल लेंस यूज होता है, बट सिंगल लेंस यूज होता है तो हम मैग्निफिकेशन यहाँ पे नॉर्मली HI/HO नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। और फाइनली क्योंकि हमें अपनी आंखों से देखना रहता है तो इमेज हम ये इंश्योर करते हैं कि पहले केस में तो इमेज जो है हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे हो और दूसरे केस में वो इन्फिनिटी पे हो। पहले एक किसी केस में इन्फिनिटी तक जाए, दूसरे में डी पे हो, क्योंकि हमारा जो विजन का डिस्टेंस रहता है वो डी से लेके इन्फिनिटी तक फैलता है, राइट। सो डी से इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, जब भी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी मैग्निफिकेशन D/F हो जाएगा, और जब भी आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनेगी तो 1 + D/F होता है। ये याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला भी देखो कैसे कंपाउंड में भी यूज होगा। तो कंपाउंड में बेसिकली क्या होते हैं, 2 लेंसेज होते हैं। एक हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक, दूसरा हो जाता है आईपीस। अब जो आईपीस है उसकी मैग्निफिकेशन एज इट इज है, जो कि अभी आपने पढ़ी। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो आईपीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन है वो D/F ही होगा, और अगर डी पे बन रही है तो आईपीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन होगा 1 + D/F ही होगा। अब टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो सर देखो टोटल जो मैग्निफिकेशन होगा यहाँ पे वो बेसिकली 2 लेंसेज हैं, तो दोनों लेंसेज ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस, दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का गुणा होगा, दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का गुणा होगा। मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस से आप आंसर निकालोगे। क्लियर है। तो यहां पे आ जाता है मैग्निफिकेशन टोटल VO/UO, VO/UO, ये V है और ये U है, U है, ठीक है। VO/UO, VO क्या है, अरे सिंपल सर, ऑब्जेक्टिव ने जहां फाइनल इमेज बनाई ये रहा, और UO क्या है, UO ये रहा, ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा था। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, इसमें भी भाई VO/UO, खत्म बात। मतलब ये तो सर देखो एज इट इज ही है, ये तो देखो सर एज इट इज ही है। मेन जो चेंज हो रहा है वो बस आईपीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन है वो चेंज हो रहा है, वो 1 + D/F और वहां पे D/F। ओके, इसके बाद जो थर्ड आता है वो है आपका टेलीस्कोप। क्या आता है बेटा, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में देखना क्या होता है, टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है, सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव की लंबाई बहुत ज्यादा होती है ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर कर सके, इमेज का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत दूर से लाइटें आती है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनती है वो होता है FO+FE, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे FO/FE देखो, यहाँ से पैरेलल लाइटें आती है, यहाँ बनाती है, और ये इसका फोकस होता है क्योंकि यहाँ से लाइटें फिर पैरेलल छोड़ देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे L जो है जिसे हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, उसकी वैल्यू बेसिकली आपका FO+FE के बराबर है, FO+FE के बराबर है, FO+FE के बराबर है। ओके, क्लियर। देन इस सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ पे अगर आपके 2 लेंसेज रखे हुए हैं तो इसमें हो जाती है -FO/FE 1 + FE/D, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है रे ऑप्टिक्स की। फटाफट से शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स को। तो वेव ऑप्टिक्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा एक सवाल, और जिसमें हाई चांसेस है YDSC से सवाल आने की या पोलराइजेशन से, इंपॉर्टेंट है। अब YDSC में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो क्लास 11th में वेव्स का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में फटाफट देखते हैं कि जब 2 वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि सर जो नेट वेव जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो जस्ट अलजेब्रिक सम रहेगा दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के, y रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू y1 + y2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका जो एम्पलीट्यूड आता है, नेट एम्पलीट्यूड आता है, वो इस तरीके से रिलेटेड होता है √(a1² + a2² + 2 × a1 * cos of phi। ओके, अब जो इंटेंसिटी रहती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी के लिए भी एक फॉर्मूला आ जाता है। इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है, इंटेंसिटी के लिए ये आपका एम्पलीट्यूड के लिए, देखो ये आपका किसके लिए बेटा, ये होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड के लिए, ये होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड के लिए कि A net इज इक्वल टू a1² + a2² + 2 × a1 a2 cos of phi। ठीक है, ये हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड के लिए, और I नेट हो जाता है आपका I1 + I2 + 2 × √(I1 I2) × cos of phi।
क्लियर? ये हो जाता है मेरा आई नेट के लिए, इंटेंसिटी और ये एम्पलीट्यूड, राइट। अब हम ये कर क्यों रहे हैं सर? यह काम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि YDSC में दो वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर करेंगी, ये इंटरफेरेंस है, और इंटरफेयर करेंगी और एक जगह डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेंगी। तो जहां जहां पे मेरी इंटेंसिटी या नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम कब हो जाएगा सर? ए नेट मैक्सिमम कब होगा? ए नेट मैक्सिमम होगा व्हेन, ए नेट मैक्सिमम होगा व्हेन cos फाई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। और ए नेट मिनिमम कब होगा सर? ए नेट मिनिमम हो जाएगा व्हेन, जब cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। और सेम चीज़ उस केस में भी आई नेट और आई मैक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, आई मैक्स हो जाता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आई मिनिमम हो जाता है A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आई मैक्स बोलो या एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम का होल स्क्वायर बोलो, ये हो जाता है, ओके। दूसरा, अगर मान लो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, I1 = I2 = I हो गया, तो रिजल्टेंट को हम I4 × I cos² φ/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल सकता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4i होगी और मिनिमम 0 होगी, अगर I1 I2 दोनों की वैल्यू बराबर है तो, ठीक है। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। अब कहाँ पे बनती है सर? तो देखो जहाँ जहाँ पे पाथ डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट तुमने लिया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस होता है। ये लाइट रे इधर चली, ये इधर वेव चल रही है, और यहाँ पे भी ये वेव चल रही है। अब इस वाली वेव ने इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? यहाँ से देखो तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये रहा, तो तुम देख सकते हो ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा Δx। अब ये Δx जो है ना, अगर ये Δx n लैम्डा होता है, अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती। कैसा? कंस्ट्रक्टिव पैटर्न। कंस्ट्रक्टिव पैटर्न मतलब कि ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना जाता है? 2n - 1 λ/2। ये कब होता है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा डार्क फ्रिंज। चलो सर, बढ़िया। देन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा सर? nth ब्राइट फ्रिंज की बात करोगे सेंट्रल मैक्सिमा से, तो उसकी जो पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है y, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम यही है, ये ब्राइट फ्रिंज है, और डार्क फ्रिंज की हो जाती है y 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बेसिकली होता है फॉर्मूला रिलेट करने के लिए y इज इक्वल टू Δx कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसी में तुम Δx की जगह n लैम्डा डाल दोगे तो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d तुम्हें डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बता देगी, और 2n - 1 λ/2 डाल दोगे तो डार्क फ्रिंजेस की बताने लग जाएगी। ये ब्राइट की है, ये डार्क फ्रिंज की है। अब इसमें n की वैल्यू 0 डालो, 0 डालोगे तो सेंट्रल वाली पता चल जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा। 1 डालोगे लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगा, 2 डालोगे 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और नेगेटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव में भी आएंगी। यहाँ पे 0 डालोगे तो नीचे वाली आ जाएगी, 1 डालोगे ऊपर वाली आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इस हिसाब से आपकी ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट बनती है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रिंज विड्थ का, कि जो फ्रिंजेस बन रही हैं इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर, फ्रिंज विड्थ ये नहीं होता, इस डिस्टेंस को मत समझना, इसके सेंटर से इसके सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो टोटल दूरी है कितनी हो जाती है? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर, ठीक है। और एंगुलर विड्थ कितनी हो जाती है? तो एंगुलर हो जाती है आपकी जो भी लैम्डा है डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस d, ये वाला डिस्टेंस d, ये वाला डिस्टेंस d, जो भी आपका वेवलेंथ आ रहा है, सॉरी जो भी आपका वेवलेंथ आ रहा है ना डिवाइडेड बाय d, जिसकी वैल्यू लैम्डा बाय स्मॉल d होगी। आई एम सो सॉरी, जो भी आपका फ्रिंज विड्थ आ रहा है ना b डिवाइडेड बाय कैपिटल D, b डिवाइडेड बाय कैपिटल D, तो लैम्डा बाय स्मॉल d आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लैम्डा बाय स्मॉल d आ जाएगा, ओके, ये वाला डिस्टेंस। In YDSC, if n1 fringes are visible in a field of view with light of wavelength λ1, while n2 with light of wavelength λ2 in the same field, then n1 λ1 equals to n2 λ2। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्रिंज विड्थ तो सेम ही रहेगी ना, ओके। इफ अगर पूरा का पूरा YDSC, अब देखो YDSC से रिलेटेड ही बातें करनी है, अगर पूरा का पूरा YDSC को किसी और मीडियम में ले लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? लैम्डा पे, और लैम्डा पे फर्क पड़ेगा तो किस पे फर्क पड़ेगा? सर लैम्डा फर्क पड़ेगा तो फ्रिंज विड्थ पे पैटर्न, फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा और किसी पे नहीं। समझ रहे बात को? क्या हो जाता है अगर आप किसी मीडियम में डाल रहे हैं तो लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, और लैम्डा चेंज क्यों होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, और लैम्डा चेंज होने से आपका फ्रिंज विड्थ बीटा विल चेंज, और कुछ नहीं होगा, पैटर्न एज इट इज रहेगा। 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसी फ्रिंजेस बनती रहेंगी।
अगर मान लो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब डाल दिया है, कोई ऐसा छोटा सा मटेरियल अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये याद रखना जिस भी स्लिट के सामने, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2 होती है, तुम स्लिट S1 के डालोगे तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर सरक जाएगा, मतलब सेंट्रल यहां बन रही थी पहले, ठीक है, अब सेंट्रल यहां बनने लग जाएगी, ये बन जाएगी सेंट्रल फ्रिंज, समझ रहे हो, पूरा पूरा पैटर्न ऊपर चला जाएगा। अगर यहां डाल दोगे तो पूरा का पूरा पैटर्न नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। और कितना शिफ्ट होता है, शिफ्ट यहाँ पे आप वैल्यू याद रख सकते हैं, कैपिटल डी न्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी न्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, समझ रहे हो, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर यहां डालोगे ऊपर हो जाएगा, यहां डालोगे तो पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल यहां पे देखो, यहां का जो नियम है वो जो भी आपने अभी YDSC में इंटरफेरेंस में समझा, इससे जस्ट ऑपोजिट है, सिवाय एक पॉइंट के, सेंट्रल मैक्सिमा को भूल जाओ। यहां पे एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इस सेंट्रल मैक्सिमा को भूल जाओ, और इसके बाद फिर अब हम बात करते हैं फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा की। तो यहां पर आपको याद रखना है एन लैम्डा किसके लिए होता था, एन लैम्डा याद होगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी जस्ट मैंने बताया था। यहां पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। यहां पे एन लैम्डा ए साइन थीटा के बराबर होगा, और ये कंडीशन होती किसकी, मिनिमा की। मिनिमास कहां पे आएंगे, मिनिमास आएंगे सर वहां पे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पे ए एरा और थीटा एरा, तो एन की जगह 1 रख दो तो पहला वाला पता चल जाएगा तुम्हें, साइन थीटा की पोजीशन पता चल जाएगी लैम्डा बाय, एन की जगह 2 रख दो, साइन थीटा की पता चल जाएगी पोजीशन 2 लैम्डा बाय। मतलब पहली पोजीशन क्या हो जाएगी, पहली पोजीशन एन इज इक्वल टू 1 रखो तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ आ जाएगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, यानी थीटा 1 आ जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा बाय, ये पहली पोजीशन इतने एंगल पे आ रहा है। दूसरा मिनिमा कहाँ बन जाएगा, दूसरा मिनिमा बन जाएगा सर साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाय, समझ रहे हो बात को। ये आपका फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये आपका सेकंड मिनिमा हो गया, ये आपका सेकंड मिनिमा हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा हो गया और ये सेकंड मिनिमा हो गया। इस तरीके से आपके मिनिमा डिफाइन होंगे, राइट। उसके बाद फिर ये रहा केस यहाँ पे, ये रहा केस यहाँ पे। और मैक्सिमा के लिए यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा में भी आपको, मैक्सिमा में देखो वहां 2n+1 लैम्डा बाय 2 रहेगा यहाँ पे ए साइन थीटा की वैल्यू। मैक्सिमा की तो ये तो देखो मिनिमा का बता दिया अपन ने, ये मिनिमा का हो गया ना, और ये हो जाता है आपका मैक्सिमा का, ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये किसका होता है, ये होता है मैक्सिमा का। ये होती कंडीशन मैक्सिमा की, जहां पे मैक्सिमाज आएंगे, तो इसमें n इक्वल्स टू 1 0 0 डालोगे तो आ जाएगा, 1 डालोगे तो आ जाएगा, इस हिसाब से आएंगे। अच्छा 0 पे नहीं आएंगे, सॉरी 0 पे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर, 0 पे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इससे तो साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय 2 आ जाएगी, और लैम्डा बाय 2 नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा बाय ए पे तो आपका पहला मिनिमा आ रहा है, तो सेंट्रल के बाद पहला मिनिमा, मतलब बेसिकली देखो सेंट्रल मिनिमा इतनी विड्थ का हो गया, यहां से यहां तक तो आ गया। अब अगर लैम्डा बाय 2 है बोलेगा तो मतलब यहीं पे आ जा रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, जो कि नहीं है, इसलिए इसमें 0 वैल्यू नहीं जा सकती, इसमें 0 वाली वैल्यू नहीं जा सकती, ठीक है, इसमें 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 0 और -1 इसमें नहीं जा सकता। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सवाल आता है बेटा, वो आता है बेसिकली आपका एक तो सेंट्रल मैक्सिमा का और उसकी विड्थ का। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है, जिसकी वैल्यू होती है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, ठीक है, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, ये हो जाती है विड्थ, और एंगुलर विड्थ हो जाएगी इसका डिवाइडेड बाय कैपिटल डी कर दो, ये भी जो आ रही है डिवाइडेड बाय कैपिटल, यानी 2 लैम्डा अपॉन ए। क्लियर। इंटेंसिटी की बात करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंट्रल पे रहती है, फिर उसके बाद अच्छा इनकी इंडिविजुअल विड्थ्स कितनी रहती है, बाकी इनकी तो लैम्डा बाय, इनकी लैम्डा बाय, इनकी लैम्डा बाय। सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्डरी मैक्सिमा, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा आएगा, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा आएगा, ठीक है, सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे सेकंड मिनिमा आएगा, और यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा आएगा, ठीक है। इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम सेंट्रल की रहती है। ओके, देन लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो है पोलराइजेशन का, और इससे रिलेटेड जो सवाल आता है वो आता है मलूज लॉ से। सिंपल सी चीज़ है, याद रखना आप कि देखो यार, एक अनपोलराइज लाइट है और तुम इसको अगर एक पोलरॉइड के थ्रू पास करवा रहे हो, एक अनपोलराइज लाइट और इसे पोलरॉइड के थ्रू पास करा रहे हो, तो आपकी इंटेंसिटी हमेशा आधी हो जाएगी। और अब इस आधी इंटेंसिटी वाले को एक ऐसे पोलरॉइड या एनालाइजर के थ्रू पास करवा रहे हो जो कि उस एक्सिस के कुछ एंगल बना रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मान लो पोलराइज हुई है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में पोलराइज हुई है, अब इससे एक थीटा एंगल पे बना रहे हो, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी ना ऐसी,
उसकी इंटेंसिटी I1 जो रहती है वो इसकी इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रहती है। कितनी रहती है? जो भी यहाँ पे इंटेंसिटी आ रही है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर उसे इससे रिलेट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ I0 आया तो यहाँ पे आ जाएगा I0/2 और यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्रूस्टर का। ब्रूस्टर ये बोलता है कि एक ऐसा एंगल रखो इंसिडेंस का जब जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ट्रांसमिटेड रे है अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, और ये जो एंगल रहता है इसको फिर ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है न्यू इज इक्वल टू tan IP के बराबर। मतलब जो ब्रूस्टर एंगल रहेगा वो हो जाएगा tan इनवर्स न्यू के बराबर। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका tan इनवर्स न्यू हो जाता है, और अनपोलराइज जो भी लाइट है वो पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे खत्म होता है बेटा, और इसी से सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब फटाफट से जल्दी हम लोग डुअल नेचर में सारे ग्राफ, कॉन्सेप्ट्स, फिर एटम्स, फिर न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टर फटाफट करते हैं। अब तो ज़्यादा है भी नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपल सी चीज़ है सर, देखो एक इक्वेशन में पूरी की पूरी कहानी है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगा जिस इलेक्ट्रॉन के पास जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, इंसिडेंट एनर्जी को ले सकते हैं एच न्यू, इसको ले सकते हैं एच न्यू नॉट यहाँ पे कहलाती है आपकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है सर? ये होती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके सर, डन। और ये प्लस के मैक्स के बराबर, के मैक्स की वैल्यू हो जाती है हाफ mv², राइट। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाते हैं, वो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम इसमें ये करते हैं कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है हम उसे रोकना चाहते हैं एक उसी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के। तो के मैक्स की जगह आ जाता है एच न्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी रोक ली, कैसे? इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट का वेरिएशन भी आ जाता है। बाकी यहाँ पे फोटोन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज दी है, एच सी अपॉन लेमडा या एच न्यू। एच सी की जो वैल्यू होती है, एच इंटू सी की जो वैल्यू होती है, वो याद रखना आप लोग 12400 EV एंगस्ट्रॉम होती है या फिर 1240 EV नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो नैनोमीटर में याद रखना, तो 1240 एंगस्ट्रॉम में 12400 EV एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर फोटोन का जो मास होता है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। ठीक है, बट इट्स इफेक्टिव मास इज गिवन बाय m = E/c², राइट। बट रेस्ट मास इसका रेस्ट पे तो 0 रहेगा। फिर फोटोन एक मोमेंटम कैरी करता है h/λ के बराबर, राइट। ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड जो हो जाता है P/h×ν। P जहाँ पे हो जाता है आपका जो भी पावर है, ओके, ठीक है सर। देन बात करते हैं डी ब्रॉली वेवलेंथ की। तो डी ब्रॉली वेवलेंथ से भी यार देखो काफ़ी सवाल आते हैं, और डी ब्रॉली वेवलेंथ है तो सिंपल कि यार सर जो भी वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी किसी मूविंग मैटर के साथ वो हो जाएगी h/p के बराबर यानी h/mv। बट इसके जो वेरिएशंस है वो देखना कैसे कैसे है। इस mv मोमेंटम को √2m e लिख रहा हूँ, जहाँ पे e काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये अलग अलग तरीकों से आ सकती है। पहला तरीका इसका आने का तो ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करके आ सकती है। तो e की जगह पहले केस में तो तुम e की जगह लिख सकते हो q × v के बराबर, और यहाँ पे फिर आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने किसी भी पोटेंशियल में तुमने एक्सेलरेट करवाया है तो उसके पास जो डी ब्रॉली वेवलेंथ होगी 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन को कराया तो 0.286/√v एंगस्ट्रॉम, न्यूट्रॉन को कराया तो 0.202/√v, अल्फा पार्टिकल को करा दिया 0.101 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद दूसरा ये जो ई है किसकी वजह से आ सकता है? ये आ सकता है थर्मली आप किसी को, जैसे थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर देते हो एनर्जी देके तापमान से, तो इस ई की जगह K × T भी आ सकता है, जहाँ पे T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और K कांस्टेंट है। तो उस सिनेरियो में जो थर्मल न्यूट्रॉन्स के पास जो एनर्जी रहेगी वो, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये है कि लैम्डा उस समय √ टेम्परेचर से रिलेट हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू √ टेम्परेचर से वेरी करेगी। ये होता है थर्मल न्यूट्रॉन्स में, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं जो कि आपको देखना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या ग्राफ होता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν2 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν1 है, और ν2 की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ν1 से ज़्यादा है, तभी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया।
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड केस में था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में था। फिर ये जो वैल्यू ये बस डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी से। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आई इंटेंसिटी से डिपेंड करता है, ओके। तो ये बात रही आपकी डुअल नेचर की। अब एटम्स की फटाफट बात करते हैं। तो एटम्स में आपको दो ही मॉडल देखने हैं, एक तो रदरफोर्ड देखना है और एक बोहर देखना है। रदरफोर्ड में क्या देखना है? रदरफोर्ड में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि सर जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर का कहना ये है, इम्पैक्ट पैरामीटर सिंपल ये बोलता है कि जैसे मान लो एक गोल्ड का न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये मेरा अल्फा पार्टिकल है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल की जो दूरी है गोल्ड के न्यूक्लियाई के सेंटर से, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। अब ये जितना ज़्यादा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये जितना ज़्यादा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना कम डिफ्लेक्शन होता है। B is inversely related to थीटा, ठीक है। कायदे में तो cot θ/2 से रिलेटेड है, बट ऐसे समझ लो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर रहेगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, और जितना पास रहेगा इम्पैक्ट पैरामीटर उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। थीटा इक्वल्स टू 0 पे मेरे B की वैल्यू कितनी आ जाती है? थीटा इक्वल्स टू 0 पे जो मेरे B की वैल्यू है वो आ जाती है आपकी, सॉरी B की वैल्यू अगर 0 है, अगर B की वैल्यू 0 है तो थीटा मेरा 180 डिग्री पूरा रोटेट करके जाता है, राइट। ये डायरेक्ट ऐसे रिलेशनशिप नहीं के लगा दोगे, तुम बोलोगे सर ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, B इक्वल्स टू 0 पे थीटा इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं, आपके पास एक क्वालिटेटिवली समझने के लिए मैंने बनाया। कायदे में तो इसको हटा के क्लियर लिख देता हूँ, वरना कल कुछ लोग क्वेश्चन बना ले कि सर देखो अगर B बढ़ेगा तो थीटा कम होगा, और B अगर कम होगा तो थीटा बढ़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम थीटा 180 जा सकता है B इक्वल्स टू 0 पे, ओके। ये B इज लेस, थीटा इज मोर। दूसरा होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सबसे मिनिमम अगर उसी की लाइन के अलॉन्ग जा रहे हैं, मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, तो सबसे मिनिमम यहाँ तक जाएगा जब इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो एक्स नॉट की वैल्यू आप बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी के जेड ई इंटू यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 2 टाइम्स ई अपॉन एक्स नॉट होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। उससे आप एक्स नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देन बात करते हैं बोहर ऑर्बिट की, क्योंकि इससे फ्लॉ आ गए थे, आ गए थे रदरफोर्ड मॉडल में स्टेबिलिटी ऑफ एटम से रिलेटेड, कि यार एटम स्टेबल कैसे होगा। एटम आप बोल रहे हो रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड रहता है, और एक्सेलरेटेड है अगर तो ईएम वेव्स उसे रिलीज करने चाहिए, राइट। बट ईएम वेव्स वो रिलीज करेगा तो अपनी एनर्जी छोड़ता जाएगा, देता जाएगा धीरे धीरे, और एनर्जी देता जाएगा तो फिर एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन डेड हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, राइट। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा नहीं समझा पाया, तो फिर बोहर मॉडल आया। बोहर मॉडल ने बोला 3 पॉस्टुलेट दिए। पहला पॉस्टुलेट देखो सर, पहली बात तो स्टेबल ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन जिसमें वो रेडिएट आउट नहीं करते एनर्जी, ठीक है। दूसरा उसने ये बोला कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और इंटीग्रल मल्टीपल रहता है h/2π के। तीसरी चीज़ उसने ये बोली कि जो लाइन स्पेक्ट्रा की आप बातें कर रहे थे वो ये थी कि हर एक शेल के पास एक इसकी इंडिविजुअल एनर्जी रहती है, और क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी रहती है तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरी शेल में हिट करते हैं, आपका मूव करेंगे, तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे जब लोअर टू हायर ऑर्बिट जाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, जब हायर टू लोअर जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वही बात है। अब इसको यूज़ करके यहाँ पे देखो, पहला तो रेडियस दिखा दिया कि रेडियस, इनको यूज़ करके रेडियस क्या होता है किसी भी nth ऑर्बिट का, तो आपको याद रखना है 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट चीज़ दिखा दी वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल, किसी nth शेल में अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हो जाती है आपकी 2.2 × 10⁻⁶ z/n, या फिर c/137 z/n मीटर/सेकेंड। ये होती है वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। एनर्जी, टोटल एनर्जी की अगर बात की जाए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है? टोटल एनर्जी रिलेशन दिया है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पे देखो। टोटल एनर्जी जो हो जाती है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपको उन्होंने सहूलियत के लिए एक हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इन शेल्स के बारे में एनर्जी भी दे दी है, जो कि सही में याद होनी चाहिए। इसकी होती है -13.6, फिर -3.4, फिर -1.51, -0.85, -0.54। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ओके, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं एनर्जी जो है वो कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव में सबसे कम एनर्जी यहाँ पे इसके पास, और सबसे मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी? इनफाइनाइट शेल के पास। तो एनर्जी जब कभी भी यहाँ नीचे से ऊपर जाना है तो उसे एनर्जी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि लोअर एनर्जी में, और ऊपर से नीचे जाएगा तो जो भी गैप रहेगा उसके गैपिंग के हिसाब से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी।
दूसरी चीज एक और याद रखो कि जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है। तो अगर आपने ये टोटल एनर्जी पढ़ी है तो इसका जस्ट डबल पोटेंशियल एनर्जी, इसका जस्ट डबल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन आप समझ चुके हैं ट्रांजिशन कैसे होता है। अब उसके बाद एक और यहाँ पे फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, कि मान लीजिए आप किसी NH शेल में हो एक एटम में। अच्छा, बोहर मॉडल किसके लिए लगता है? बोहर मॉडल लगता है, वैलिड है बोहर मॉडल आपका। बोहर मॉडल जो है दिस इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, या फिर आपका हीलियम प्लस हो गया, या फिर आपका लिथियम 2+ हो गया, राइट। इन्हीं के लिए वैलिड है, इन्हीं के लिए वैलिड है आपका बोहर मॉडल, राइट। तो आप किसी NH शेल पे हो बेटा, आप किसी NH शेल पे हो, तो NH शेल से आप नीचे कितने स्टेट्स में आ सकते हो, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आप रिलीज कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो हो जाएगी n × n-1/2। जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी कितनी हो जाएंगी? n × n-1/2, n-1/2 ये हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। समझ रहे हो? इतनी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। मान लो n = 4 पे हो तो 4 × 4-1 3/2 यानी 4 3 is 12, 12/2 is 6, टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस रहेंगी। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, आप 4 पे थे तो देखो 4 से 3, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, एक आप डायरेक्ट 1 पे आ जाओ, फिर 2 पे आ जाओ, फिर 3 पे आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, फिर आ जाओ, ऐसे टोटल 6 हो जाएंगी। ऐसे टोटल इंडिविजुअली कितनी हो जाएंगी? टोटल आपके पास 6 निकल सकती हैं, 6 निकल सकती है। ओके, चलो देन यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे जब ट्रांजिशन होगा तो उसमें थोड़ा नामकरण कर दिया कुछ साइंटिस्ट ने आके। सबसे पहले आ गए हमारे लाइमन भाई साहब, लाइमन, बाल्मेर, पास्कन, ब्रैकेट एंड पीफंड। इन्होंने ये बोला कि n = 1 पे, n = 1 पे ये न्यूक्लियस है, n = 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी वाली, ये 1 2 3 4 5 और ये आगे जाके इन्फिनिटी। तो यार अगर 1 पे कहीं से भी लैंड कर रहा है, इन्फिनिटी से लैंड कर रहा है या 5वें से कर रहा है, चौथे से कर रहा है, तीसरे से कर रहा है या दूसरे से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, मुझे मतलब नहीं। मैं बस ये बोल रहा हूँ अगर पहले पे लैंड कर रहा है तो जितनी भी EM वेव्स निकलेंगी इसमें वो बेसिकली लाइमन सीरीज़ कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी? लाइमन सीरीज़ कहलाएंगी। इसमें सबसे फर्स्ट लाइन होती है वो होती है n = 2 से n = 1 पे गिरने वाली, n = 2 से गिर के n = 1 पे गिरने वाली, और लास्ट लाइन होती है ये, लास्ट लाइन होती है। इसमें सबसे छोटी वेवलेंथ निकलती है और इसमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ निकलती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेवलेंथ या मैक्सिमम इसलिए निकली क्योंकि जो भी एनर्जी गैप है, जो भी एनर्जी गैप है वो hc/λ के बराबर होगा। जो भी एनर्जी गैप रहेगा दोनों शेल्स के बारे में उसी के हिसाब का लैम्डा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एनर्जी गैप है 1 तक का, राइट। तो यहाँ पे लैम्डा सबसे बड़ी होगी और यहाँ पे लैम्डा सबसे छोटी होगी, राइट। और ये जितनी वेवलेंथ निकलती है सब अल्ट्रावोलेट रेंज में निकलती है। किसमें? अल्ट्रावोलेट में। देन सिमिलर चीज बाल्मेर ने बोल दी। बाल्मेर ने बोला कि सर देखो n = 1 तो आपने घेर लिया है, n = 2 मैं घेरूंगा, n = 2 पे कहीं से भी आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही हूँ, इधर से आ रही हूँ, इधर से आ रही हूँ, इधर से आ रही हूँ। तुम बोलोगे सर 1 से 2 जा रही हो, अरे 1 से 2 तो इसी में आ जाएगा, 2 से 1 और 1 से 2 इसी में आ जाएगा। तो ये सब किस में आ जाएंगी? ये आपकी आ जाएंगी बाल्मेर में। बाल्मेर में ये सबसे मैक्सिमम एनर्जी गैप का है तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वेवलेंथ आएगी और ये सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ वाला रीजन है। ये पूरी की पूरी जो लाइट रे है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विजिबल में आती है और इसीलिए विजिबल में आती है तो इसको एक नामकरण भी दिया जाता है। जब इसका 2 से 1 में गिरता है ना बेटा, इसको मैं प्यार से एच अल्फा भी बोलता हूँ। जब ये 3 से 1 में गिरता है इसको प्यार से मैं एच बीटा भी बोलता हूँ। जब ये 4 से 1 में गिरता है, जब ये 4 से 1 में गिरता है, 4 से 2 में गिरता है, सॉरी 5 से 2 में गिरता है, तो इसको मैं एच गामा भी बोलता हूँ। बस दैट्स इट। ये अल्फा बीटा गामा बस इसी सीरीज में होता है बाल्मेर में। क्यों? क्योंकि ये विजिबल रेंज पे आती है। उसके बाद फिर भाई पास्कन पे भी गिर रहे हैं, यहाँ से गिर रहा है पास्कन पे, इधर से इधर से इधर से कहीं से भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीफंड पे भी आएगा, फिर इस पे भी आ सकता है, राइट। तो ब्रैकेट और ऐसी इंडिविजुअली उनकी जो भी गैप रहेगा उसमें आ जाएगा। इसके बाद जितनी भी वेवलेंथ रहेंगी वो इंफ्रारेड रेंज में रहेंगी। ओके, ये यहाँ पे आपके सामने दे भी दे रखा है जो भी सिनेरियो। बेटर पार्ट ये यार देखो, एनर्जीज याद रख लेना। ये -13.6 -3.4 -1.1 का गैपिंग तुम्हें अगर याद रहेगा तो गैपिंग भी याद रहेगा कि सर गैपिंग क्या क्या है, गैपिंग क्या क्या है, समझ रहे हो। ये गैपिंग भी याद रहेगी, गैपिंग याद रहेगी तो काफ़ी सुकून में रहोगे, काफ़ी सुकून में रहोगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फटाफट से न्यूक्लियाई की। तो न्यूक्लियाई में से जो मेजर एक चंक था उसको रिमूव कर दिया, रेडियो एक्टिविटी। तो अब बस थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगी और बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट से रिलेटेड सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं।
सबसे पहली चीज, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस रिलेटेड रहता है, R इज इक्वल टू R नॉट ए रेज टू द पावर 1/3। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, किसी भी एलिमेंट की बात करो सबके लिए न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। और क्या वैल्यू रहती है, 2.97 इंटू 10 रेज टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। E इज इक्वल टू mc² रहता है, मास डिफेक्ट आपका डेल्टा एम के बराबर रहेगा, राइट। और बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम इंटू एक 1 U मास कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। फिर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो वैल्यू होती है, देखो जब कभी भी न्यूक्लियन से बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, तो उनका जो इंडिविजुअल वजन रहता है ना, वो एक बार मेजर करो और बाद में न्यूक्लियस का टोटल मेजर करो, तो न्यूक्लियस का वजन कम आता है। और कम आता है तो सब शॉक्ड कि कम कैसे आ सकता है, बन के तो उन्हीं से बने। मतलब तुम इंडिविजुअली 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन का वजन लो, मान लो 4 किलो आ रहा है, अब उनको तुमने मिक्स कर दिया तो 4 + 4 8 किलो हो जाना चाहिए, तो न्यूक्लियस का वजन 8 किलो होना चाहिए, लेकिन उसका वजन आ रहा है 7 किलो, 1 किलो का अंतर आ रहा है। कैसे आ रहा है, वो हो जाता है आपका मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट ये होता है। मास डिफेक्ट की रीजनिंग ये दी जाती है कि भाई जब वो मिले बने तो उन्होंने अपना कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर दिया, और कर दिया तो अब उनकी शर्त यह है कि अगर मान लो उन्हें वापस अलग होना है तो उन्हें एक एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, उतनी ही डेल्टा एम इंटू c² के बराबर, वही बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ये वो बाइंडिंग एनर्जी है कि इतनी एनर्जी दोगे तब जाके वो न्यूक्लियॉन्स अलग अलग होंगे। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि हर एक न्यूक्लियन को अलग नहीं कर रहे, तुम अलग किसको कर रहे हो, एक को हटा रहे हो, 2 को हटा रहे हो, तो आ जाता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ये जिसका सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा रहता है मोर, वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो क्या होता है, दैट सब्सटेंस इज मोर स्टेबल। और जिसका कम रहता है वो लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो भैया देखो वो 2 चीजें करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, न्यूक्लियर फिजन करता है। ग्राफ है यहाँ पे, यही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऐसा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो होता है वो किसका होता है, आयन का। और उसके बाद ये जो रेंज होती है 30 से लेके 170 तक की, ये स्टेबल रेंज होती है। ये आपका A इज इक्वल टू 30 है, और ये आपका A इज इक्वल टू 170 है। ये स्टेबल रेंज होती है। ये वाले जो एलिमेंट्स है ये न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं इस रेंज में आने के लिए, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये न्यूक्लियर फिजन करते हैं इस स्टेबल रेंज में आने के लिए, ठीक है। और इसी के थ्रू वो एनर्जी रिलीज करते हैं, अपना कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में देते हैं, राइट, ओके। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी यूनिट डिफाइन की जाती है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी असल में वैल्यू होती है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन C612 एटम, ओके। और एक AMU असल में इतना होता है, और ये AMU अगर मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो हो जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। मतलब ये 1 AMU इंटू c² करोगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आती है। कितनी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आती है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे। अब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं सर जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे कि 8O16 या 8O17 या 8O18 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन है। इन सबका आप देख सकते हैं 8 आइसो जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग रहता है, जैसे 1H3 और 1He3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है दोनों का सेम है, 2Li7 और 4 बेरिलियम 7, 7 दोनों का सेम है, ठीक है। और आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब इनका जो A-Z है वो सेम रहता है। मतलब सर, मतलब जैसे कि 1H3 और 1He3 ले लो, 1H3 और 1He3 ले लो, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सर, ये मेरा मास नंबर देगा यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये देगा बस प्रोटॉन, तो 3 - 1 यानी 2। देख सकते हैं आप, इसमें भी 2 प्रोटॉन है, इसमें भी 2 प्रोटॉन है, ये माइनस ये A-Z आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स कहोगे। देन बात की जाए हमारी न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन जो कि मेथड यूज होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा K, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर। अब देखो होता क्या है कि जब कभी भी एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन के थ्रू एक्साइट किया जाता है, वो एक हाई स्टेट में जाता है और उसके बाद फिर वो ब्रेक होता है बेरियम क्रिप्टॉन में और 3 न्यूट्रॉन निकालता है।
और एनर्जी निकालता है, कुछ उसका मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स है ना, ये बढ़ते हैं 3 यूरेनियम के पास, और फिर ये 3 यूरेनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर 3 निकलते हैं। तो ये रिएक्शन एक तरीके से एक अनकंट्रोल्ड फैशन में जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे K की जो वैल्यू है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स इज टू रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको करना बहुत जरूरी है। अगर ये K इक्वल्स टू 1 है तो रिएक्शन स्टेडी रहती है, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन विल एक्सेलरेट, और लेसर देन 1 है रिएक्शन विल रिटार्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हमेशा आपको इन्हें यूज करना रहता है, और यूज कैसे करते हैं हम, कंट्रोल रॉड्स के तहत। कंट्रोल रॉड्स बेसिकली कैडमियम या बोरॉन की बनती हैं, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं ना इनको अब्सॉर्ब करती है, ठीक है, इनको अब्सॉर्ब करते हैं, और इन्हें करना जरूरी भी है। दूसरा मॉडरेटर क्या करते हैं, मॉडरेटर न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं कि भाई बहुत तेज भाग रहा है, थोड़ा धीमे हो जा, थोड़ा धीमे हो जा, इतनी एनर्जी से मत जा। जिसमें वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट यूज करते हैं। कूलेंट यूज किया जाता है एक्सेसिव हीट के लिए, जिसमें अगेन वाटर को यूज किया जाता है या फिर सोडियम और हैवी वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। और फ्यूल तो है ही आपको पता, फिजनेबल मटेरियल हमारा U-235 है, मोस्टली वही यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो आप जानते हैं सन्स पे होता है, इसके लिए एक्सट्रीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशंस होनी चाहिए, जो कि कोर ऑफ द अर्थ में, अर्थ की कोर में होता है, या फिर सरफेस ऑफ स्टार्स या सरफेस ऑफ प्लैनेट्स पे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ये कंडीशंस बनती तभी जाके न्यूक्लियर फ्यूजन बनता है। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा चैप्टर है, जो कि है सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के बारे में। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले तो कुछ सिंबल्स देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से दिखाया जाता है, जीनो डायोड इस तरीके से दिखाया जाता है, फोटो डायोड ये हो जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड ये हो जाता है, फोटो डायोड में ऐसे गिरते हैं, लाइट में बाहर निकलती है, सोलर सेल ये हो जाता है। उसके बाद फिर ये गेट्स देख लो, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट, ठीक। और गेट का मतलब ये है कि यार यहाँ पे आपको ऐड करना रहता है, यहाँ पे आपको ऐड करना रहता है, सिंपल। और मतलब एडिशन, एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नॉट मतलब ऑब्वियसली नॉट, नॉट मतलब जस्ट ऑपोजिट, 0 का 1, 1 का 0। नॉर इज बेसिकली नॉट ऑफ और, नॉट ऑफ और, सो नॉट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करके जो भी रिजल्ट है उसका जस्ट ऑपोजिट। नैंड हो जाएगा आपका नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड मतलब सॉरी, और तो एडिशन है ना, और एडिशन है, एंड मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर है उसको ऑपोजिट करेंगे, और यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने का जो भी ऑपोजिट रहेगा उसको आप नोट कर देंगे। गेट्स के सिंबल याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको सिंबल दिए रहेंगे, राइट। अब देखते हैं इसमें थ्योरी क्या है। तो थ्योरी बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि सर आप सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हो, इसमें एनर्जी बैंड वाला केस हटा दिया गया है नए अपडेटेड सिलेबस में। तो सबसे पहले तो आप सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हो, तो देखो सेमीकंडक्टर कुछ तो एलिमेंटल रहते हैं, जैसे सिलिकॉन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनमें क्या रहता है, इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन जोन में रहते हैं और कुछ वैलेंस बॉन्ड जोन में रहते हैं। तो जो कंडक्शन में रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में जा चुके हो अपने पीछे होल छोड़ जाते हैं, तो होल्स आपके वैलेंस रीजन में रहते हैं। तो कंडक्शन दोनों करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है, जिन्हें नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहा जाता है, ओके। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से उतना काम नहीं बनता, इसलिए इसमें थोड़ी डोपिंग, थोड़ा इंप्योरिटी डाली जाती है। अब इंप्योरिटी कैसे डाली जाती है, इंप्योरिटी 2 टाइप में डालते हैं। एक तो रहती है आपका पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं। एक तो आपके डालते ट्राइवेलेंट, दूसरी डालते पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या रहता है, पेंटावेलेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो पेंटावेलेंट डोपिंग डालने से एन टाइप बन जाता है। ये कब बनता है, जब हम पेंटावेलेंट डोपेंट यूज करते हैं। जैसे कि मान लो सिलिकॉन में मैंने ऐड कर दिया फॉस्फोरस, क्लियर, तो ये पेंटावेलेंट हो गया, और ये सिलिकॉन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, होल्स यहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे। अगर इसी सिलिकॉन में मैं ऐड कर दूं एल्यूमिनियम, जो कि है ट्राइवेलेंट डोपेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसके पास तो 4 थे, तो एक्स्ट्रा होल बन जाते हैं, और यहाँ पे होल ज्यादा हो जाते हैं, तो होल्स यहाँ मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, ठीक है। बट इन सबके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा ni², और ये हमेशा फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ni² बेसिकली आपका नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का होल स्क्वायर रहता है, ओके। तो सेमीकंडक्टर्स में जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों की वजह से होता है, ओके। अब देखो ये तो जान लिया सर, अब पीएन जंक्शन बनाते हैं, पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं। पीएन जंक्शन बेसिकली बनाया जाता है, एक डायोड लिया जाता है, उसके इधर पे
पी टाइप और इधर पे एन टाइप बनाया जाता है। कैसे? यहाँ ट्राइवेलेंट डोपिंग करके यहाँ पेंटावेलेंट। अब इसको करने से क्या होता है, एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। ये आपका पी टाइप बन गया, आपका एन टाइप बन गया और एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। इस जंक्शन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? इस जंक्शन को बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। अभी जो डिप्लीशन रीजन है एक तरीके के रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह? रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कैसे काम करता है देखो। अगर ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो ये डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम पीएन जंक्शन को, देखो इसको कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, राइट। तो जब कभी भी हम एक डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड और नेगेटिव, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन है, और इसमें क्या होता है, डिप्लीशन रीजन जो रहता है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो करंट बढ़ जाता है। और करंट असल में किस में बढ़ जाता है सर? मिली एम्पियर की वैल्यू में चला जाता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि ये पीएन जंक्शन को पॉजिटिव वाले को नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया जाता है, और इस केस में क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट छोटा हो जाता है। करंट किस में चला जाता है? माइक्रो एम्पियर में। समझ रहे हो बात को? तो ये आ जाता है फॉरवर्ड बायस एक्ट्स लाइक क्लोज स्विच एंड रिवर्स बायस एक्ट्स लाइक ओपन स्विच। रिवर्स बायस में करंट इतना कम होता है कि हम उसे टेक्निकली इग्नोर कर देते हैं। हम उसे टेक्निकली क्या कर देते हैं बेटा? इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ यहाँ नहीं है, ग्राफ बेसिकली देख सकते हो तुम, मतलब ग्राफ देखो ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसे वैल्यू जाती है और यहाँ पे वैल्यू ऐसे जाके ऐसे जाती है। बट मेजरली ये कि जो करंट रिवर्स बायसिंग में नीचे वाला माइक्रो एम्पियर में रहता है और ये मिली एम्पियर में रहता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम टेक्निकली इग्नोर कर सकते हो। अब एक कंडीशन होती है ये वाली, ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो रिवर्स बायसिंग में यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इतना करंट आ जाए, अगर एक पीएन जंक्शन को रिवर्स बायसिंग कंडीशन में, ये रिवर्स बायसिंग है और यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग है, तो अगर मैं एक रिवर्स बायसिंग कंडीशन यहाँ पे यूज कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है? पोटेंशियल है। तो यहाँ पे करंट बढ़ता जा रहा है लेकिन पोटेंशियल एक्स एक्सिस के लॉन्ग आगे पीछे नहीं जा रहा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आगे पीछे नहीं जा रहा, करंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल फिक्स हो जाता है इसका, ये फिक्स हो गया, V इज फिक्स, V यहाँ पे फिक्स हो गया, और V फिक्स हो गया तो इसीलिए इस कंडीशन में वो जीनर डायोड की तरह यूज होता है और वैसा वोल्टेज रेगुलेटर काम करने लगता है। ठीक है, जीनर डायोड को कैसे दिखाते हैं? ऐसे रिवर्स बायसिंग में रहता है, और कहीं भी तुम्हें बोल दिया जाए कि एक पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायसिंग में या जीनर डायोड की तरह काम कर रहा है, तो तुम ये मान लेना इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फिक्स कर दिया गया है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फिक्स कर दिया गया है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो जीनर वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस फिक्स हो गया तो तुम्हारा आउटपुट भी अब फिक्स ही आने लगेगा, तुम्हारा आउटपुट भी फिक्स आने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जीनर डायोड का काम रहता है। ओके, देन फटाफट आपके सामने मैंने गेट्स लिख दिए हैं। और गेट है सिंबल के साथ, फिर एंड गेट है, फिर उसके बाद नॉट गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है। नैंड और नॉर गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। यहाँ पे उनकी ट्रूथ टेबल भी बना दी गई है। आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। ये स्टेटमेंट बेस्ड भी आप देख लेना, समझ लेना कि यार स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ओके, जैसे और गेट में आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। आउटपुट हाई है अगर इन दोनों में से कोई भी एक हाई है। इसमें देखो दोनों लो थे तो इसलिए नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट सही है। आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। आउटपुट लो कब है? जब दोनों लो हैं। तो ये स्टेटमेंट इससे डेराइव्ड है। जैसे एंड में क्या है, इसमें बोल सकते हो आउटपुट इज लो इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द आउटपुट इज लो, मतलब इनमें से कोई भी जीरो, ये जीरो हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी हो, तब जीरो है। एंड आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर हाई, बस इसी केस में आउटपुट हाई है। ठीक है, तो यही ऐसे स्टेटमेंट रहते हैं यार, इस टाइप के स्टेटमेंट है जो आपको पता होने चाहिए। और नैंड गेट के अलावा कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी। आप सोच रहे हो जॉर नॉर आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता, राइट। यहाँ पे भी आपके कुछ डिवाइसेस हैं जिनके ग्राफ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंबल तो आपने देख लिया, जैसे फोटो सेल हो गया, फोटो सेल का ये ग्राफ होता है। ये ग्राफ आपको एज इट इज याद रखना है कि इल्यूमिनेशन इंटेंसिटीज है I4 I3 इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। रिवर्स बायसिंग में फोटो सेल यूज होता है। एलईडी का इस तरीके का A और B का ग्राफ रहता है। सोलर सेल की अगर आप बात करोगे तो इधर पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दिया रहता है। तो एनसीईआरटी के ग्राफ से बेटा, इसीलिए तुम्हें एनसीईआरटी के ग्राफ्स बेसिकली पता होने चाहिए, उनके सिंबल पता होने चाहिए, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग पेज में बताए थे। ये फोटो डायोड का होता है, लाइट एमिटिंग डायोड में ऐसा होता है और सोलर सेल में ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफायर।
कि कैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम आता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं। इसमें जब भी आपका जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायसिंग रहता है तो आपका आउटपुट जो है आधा आधा आता है, बट यहां पे आपका आउटपुट देख लो पूरा आ जाएगा, तो फुल वेव रेक्टिफाई हो जाती है। फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी यहां पे ये रही, एक आ रही है, तो इसमें भी देखोगे इस पूरे चक्कर में एक ही आ रहा है, ये तो खाली है तो एक ही है। तो यहाँ पे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे उस पूरे चक्कर में 2 बार आ गया, 2 बार रिपीटिशन, तो ये फ्रीक्वेंसी 2f हो जाती है। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी उसके इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी का डबल टाइम्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वैल्यूज दे दी गई हैं, IRMS वैल्यू आप सब जानते हैं, I0/2 और I0/√2 होती है, ओके। तो दैट्स इट, ये है हमारा पूरा का पूरा क्लास 12 के पार्ट 2 का सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एंड सारी चीज़ें आपने A to Z समझ ली हैं। इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो प्लीज़ लाइक करना सेशन को एंड डू कमेंट मी। और कुछ चाहिए, एक बहुत ही नया सेशन आपका फॉर्मूलाज और ग्राफ से रिलेटेड मैं लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल। और आज के सेशन की PPT आपको कहाँ मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।